वेलकम टू द न्यूज़ रूम। आज न्यूज़ रूम में हम बात करेंगे कि पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से। बानी पीटीआई पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। इन सब पर हम बात करेंगे आज पीटीआई को बल्ले का निशान जो वापस मिला था एक बार फिर वापस ले लिया गया है और बड़ा सेटबैक सामने आया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर जो एक हुक्म इम्तना जारी किया गया था, वो हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया है और ये फ़ैसला सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान फिर वापस ले लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फ़ैसला बहाल हो गया। 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ला वापस दिया था। नुमाइंदा PNN सफ़ीरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ैसले में मज़ीद क्या कहा गया है उनसे जानते हैं। जी सफ़ीर। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला आया है जिसमें इलेक्शन कमीशन का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के उसके खिलाफ और बल्ले के निशान के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था उसको इंटैक्ट रखा गया है और पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो फैसला सादर किया था और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो मुअत्तल किया था वो बहाल रखा गया है। और अब ये सूरत हाल बन गई है कि इलेक्शन पीटीआई को जो मिलने वाला बल्ले का निशान था वो उससे वापस ले लिया गया है। तहरीरी फैसला भी अब आ चुका है पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच एजाज खान का, जिसमें ये तहरीर किया गया है कि जो सिंगल बेंच ने इससे पहले जो फैसला सादर किया था उसको मुअत्तल किया जाता है और मरकजी जो केस है वो 9 जनवरी को डिविजनल बेंच जो इसके लिए तश्कील दिया जाएगा उसमें इसकी समाअत होगी और वही इसका फैसला करेगा। फैसले में ये भी तहरीर किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने ये इतराज उठाया है कि जो मरकजी फरीक यानी इलेक्शन कमीशन था इस केस में उसको सुना ही नहीं गया और इस केस में यकतरफा तौर पर कार्रवाई की गई और यकतरफा तौर पर इसमें फैसला सादर किया गया। इसके अलावा इस फैसले में यह भी तहरीर किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने ये इतराज भी उठाया है कि इस फैसले से जो मरकजी जो मुकदमा है वो भी असरअंदाज हो रहा है और दीगर जो जमातें हैं सियासी जमातें हैं उस पे भी इस केस का और इस फैसले का असर पड़ रहा है। तो ये फैसला अब आ चुका है और आज इस पे तहरीरी अच्छा सफ़ीर, आपने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, वो आपने बताया पीटीआई के वकला भी पेश हुए होंगे, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया था? जी बिल्कुल, पीटीआई के वकला जो पेश हुए हैं काजी अनवर साहब, उन्होंने ये दलाइल में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को दायर इख्तियार ही नहीं है, उसको इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो पेशावर हाई कोर्ट में ज़िमनी दरख्वास्त दायर कर सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई ने 2013 और 2018 में बल्ले के निशान के तहत ही इलेक्शन लड़ा था, तो यही सिंबल उसका बनता है, यही निशान उसका बनता है और यही निशान उसको वापस मिलना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर भी ये एतराज उठाया और ये कहा कि वो अब वो जुडिशियल इदारा नहीं है बल्कि इंतजामी इदारा है और उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए थे पीटीआई के वो कलअदम करार देने का वो भी उसको इख्तियार हासिल नहीं है। तो ये दलाइल दिए गए थे पीटीआई के वकील की जानिब से, लेकिन इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन के वकील के जो दलाइल थे वो ये थे कि इलेक्शन कमीशन चूंकि इसमें मरकजी फरीक है और उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो अदालत आलिया से रुजू करे और वो जो रिलीफ दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि उसमें इस्तदा ये की गई थी कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का जो फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए और चूंकि इसके लिए डिविजनल बेंच तश्कील दिया जाना है तो वही उस पर ही ये छोड़ दिया जाए और उसी में चूंकि ये तफसीली अब इसमें दलाइल होंगे और यही तफसीली समाअत होगी तो इस जो फैसला आता है वो फिर इंटैक्ट रहेगा और उसी का इंतजार किया जाए। ठीक है सफ़ीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पीटीआई की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि साबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी निशान बहाल नहीं करती तो उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, इंतखाबी निशान वापस लेने से इलेक्शन पर सवाल उठेंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला और जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसकी ताकि स्टेबिलिटी भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो वट एवर रीज़न नहीं भी करती, फिर भी हम इलेक्शन में तो जाएंगे, लेकिन ये जमहूरियत का नुकसान होगा,
ये देखो हार्स ट्रेडिंग की बुनियाद होगी। ये मैं समझता हूँ जितना नुकसान आप करें इकानमी का उसका होगा। सफ़ीरुल्लाह बताइएगा, पीटीआई की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? क्योंकि अब इलेक्शन प्रोसेस भी चल रहा है और इसको अभी निपटाना है, तो पीटीआई के पास अभी दूसरा कोई रास्ता रहता ही नहीं है। क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला इस पर आ गया है, तो पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के साथ को ही रुजू करना है और वहां अब उन्होंने रिलीफ हासिल करने की कोशिश करनी है। तो उनके पास तो अब और कोई रास्ता, कोई चारा बचा ही नहीं है सिवाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहां से रिलीफ के लिए वो इस्तदा करें। तो इसीलिए बैरिस्टर गौहर ने यही मौक़िफ़ अपनाया कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां अपना केस लेकर जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा इस हवाले से जो एक कानूनी जो चाराजोई होती है, केस तैयार करना होता है, क्या ये मामलात शुरू कर दिए गए हैं पीटीआई की जानिब से? जी बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि अभी वक्त ही इनके पास वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली अब सूरत हाल बन गई है और पीटीआई ने जैसा भी है उन्होंने इस फैसले को जो आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आया है उसको मुअत्तलब कराना है और उसके खिलाफ उन्होंने अब अपील करनी है। तो लाजमी बात है कि उस पे अब कानूनी चाराजोई शुरू कर दी गई है और फौरी तौर पे अब ये कोशिश की जाएगी कि इस केस के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ जो पेशावर हाई कोर्ट का आज आया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और वहां से रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाए। क्योंकि पीटीआई का अभी यही मौक़िफ़ है कि उनका जो बल्ले का निशान है वो अगर उनके पास नहीं रहता है तो उनकी शनाख्त ही गुम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद उनके जितने भी उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे आम इंतखाबात में, उनकी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। तो पीटीआई की अब हत्तल वसा यही कोशिश है कि बल्ले का कम से कम जो निशान है वो उनके पास रहे और डिविजनल बेंच जब इसकी समाअत करेगा तो उसमें तो इसका फैसला आ जाएगा, क्योंकि इख्तियार उसके पास ही है। इलेक्शन भी पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे वो भी पेशावर में हुए हैं और पीटीआई ने यही मौक़िफ़ अपनाया था कि चूंकि यहाँ पर ये इलेक्शन हुए थे तो हमने इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है और यहीं से हमें उम्मीद है कि यहाँ से हमें रिलीफ भी मिलेगा और उनको पूरी रिलीफ दिया भी गया। लेकिन अब चूंकि ये फैसला आ चुका है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, तो पीटीआई के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, वो सुप्रीम कोर्ट से वो रुजू करेगी और यकीनी बात है कि वो अब कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और अदालत की जो चाराजोई होगी या जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होगी उस पर अभी काम शुरू कर दिया गया और फौरी तौर पर ये अब उम्मीद ये की जा रही है कि कल ये सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है तो राब्ता करेंगे। ये बताइए कि 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट में ही डिविजनल बेंच भी इस केस को सुनने जा रहा है। इस हवाले से पीटीआई ने क्या तैयारी कर रखी है? जी बिल्कुल, तैयारी तो उनकी है क्योंकि ये इख्तियार ही डिविजनल बेंच के पास है। एतराज भी ये उठाया गया था कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जस्टिस कामरान हयात के पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने चूंकि ये फैसला दिया था और वो इख्तियार से तजावुज किया गया था, तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये एतराज भी उठाया था कि ये फैसला इख्तियार से तजावुज है और इसको मुअत्तल किया जाए। तो ये सूरत हाल है कि अब निगाहें जो है तो वो डिविजनल बेंच पर ही मरकूज रहेंगी और उसी पर मरकूज हैं क्योंकि उसी के पास इख्तियार है और उसका जो फैसला आएगा वही इंटैक्ट रहेगा। और इलेक्शन कमीशन ने आज यही उसमें एतराज भी ये उठाया था कि चूंकि इस हाईकोर्ट के इस फैसले की वजह से जो अबूरी रिलीफ दिया गया है उसकी वजह से तमाम मामलात जो है तो वो रुक गए हैं और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी रुक गया है, तो इससे दीगर जमातें जो है तो वो भी मुतासिर हो रही हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सफ़ीरुल्लाह, आपने तफसीलात से आगाह किया। अभी अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता से इंतखाबी निशान बल्ला एक बार फिर वापस ले लिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। ये बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि जो हुक्म इम्तना जारी किया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से उसे ख़त्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन की ये दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इफ्तिखार फिरदौस डायरेक्टर KP हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इफ्तिखार, क्या देख रहे हैं आप, कितनी मुश्किलात का शिकार हो रही है पीटीआई दिन ब दिन? चूँकि पहले ऐसा लगा कि उन्हें रिलीफ मिला पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन वो रिलीफ अब वापस हो गया। जी बिल्कुल, अभी 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जो डिसीजन पेशावर हाई कोर्ट ने दिया भी है उसमें बहुत क्लैरिटी मौजूद है कि ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर जो है वो हुक्म इम्तिनाई वो दिया गया। अब उसमें 2 जो है पॉसिबिलिटीज जो है वो बचती हैं। एक तो जो बैरिस्टर गौहर ने जो बात की कि वो 9 तारीख को जो डिविजनल बेंच बैठेगी उससे पहले ही वो जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रिट दाखिल करना चाहते हैं।
इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो है वो एक ट्रेडिशन नहीं रही कि जो सब जुडिस मामला लोअर कोर्ट्स में चल रहे हों उनको वो एंटरटेन करें, लेकिन बैरिस्टर गौहर की बातों में एक ऑप्टिमिज्म जो थी वो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करेगी और जल्द अज जल्द डिसीजन लेगी, क्योंकि इससे पहले कि इलेक्शन सिंपल भी अलॉट हो और इससे पहले कि माइनॉरिटी कैंडिडेट्स जो रिजर्व सीट्स पर आएंगे और उनकी भी जो है वो पेपर जो है वो दाखिल करने से पहले जरूरी है कि तहरीके इंसाफ की ये सारे फैसले हो, वरना एक लीगल लैकुना भी बनेगा और तहरीके इंसाफ को ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो रहेंगे कि अगर ना डिविजनल बेंच से जो है वो फैसला आते और अगर सुप्रीम कोर्ट बाद में ओवरटर्न भी कर दिया तो एक लीगल लैकुना ऑब्वियसली जो है वो क्रिएट हो जाता है। तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी बातों में भी क्लैरिटी है, क्योंकि उनके सीनियर नायब सदर और उनके जो चेयरमैन है जो ऑब्वियसली अब डिसीजन के बाद चेयरमैन जो है वो नहीं रहे, लेकिन उनकी बातों में ये क्लैरिटी जरूर है कि वो लड़ेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और उनकी बातों से कहीं भी ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि वो इलेक्शन का अवॉइड वो करने जा रहे हैं। अच्छा, ये कहिएगा कि डिविजनल बेंच जो है वो 9 जनवरी को समाअत करेगा इसी केस की। पेशावर हाई कोर्ट से अभी तो रिलीफ मिला, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच ही समाअत करेगा। इस हवाले से कितनी पूरी उम्मीद है पीटीआई और क्या तैयारी कर रखी है उसमें? अब तो ये बहुत क्लियर है कि तहरीके इंसाफ एक प्रॉब्लम में जो है वो फंसी हुई है और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उनको अपने सारे ऑप्शन जो है वो बरोकार जो है वो कराए जाएंगे। लीगल माहिरीन ने जैसे आपके साथ भी बात की और जितनी ऑन ग्राउंड जो लीगल फ्रेटर्निटी है जिनसे बात की गई उसमें एक चीज की वो भी क्लैरिटी जो है वो दे रहे हैं कि तहरीके इंसाफ ने बहुत पहले जो है ये काम कर लेना चाहिए था। उन्होंने इस प्रोसेस को काफी डिले किया है और स्लो किया है। अब या तो ये पार्टी बाय डिजाइन करना चाहती है कि बिल्कुल आखिरी वक्त में कोई ऐसा डिसीजन हो कि उसके बाद कोई और बैरियर बचे नहीं और वो इलेक्शन में जो है अपने सिंबल और बाकी इख्तियारात के साथ जाए, और या फिर ये क्लियरली एक पार्टी लैक्सिटी की तरफ से जो है वो इशारा करती है कि ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत नहीं थी इसलिए तहरीके इंसाफ को अलॉटमेंट नहीं है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ के जो उनकी स्ट्रगल की बात है तो जितनी भी लीडरशिप नजर आ रही है और जितनी बातें जो है वो हो रही हैं उसमें तो बहुत क्लैरिटी है तहरीके इंसाफ की तरफ से कि वो ये लीगल बैटल लड़ेंगे। लेकिन इसके बरअक्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएटेड है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऑब्वियसली उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए और इस वक्त भी पेशावर हाई कोर्ट के हाथे में पुलिस मौजूद है। बहुत सारे तहरीके इंसाफ के ऐसी लीडरशिप है जिनको ऑब्वियसली वो अपनी प्ली जो करने के लिए आए हैं ताकि उनको बेल में जो है वो इंटरम रिलीफ मिले, उनके लिए भी पुलिस बाहर खड़ी है। तो अगर उनकी लीडरशिप दोबारा जो है वो जेलों के अंदर जाती है और एक प्रोसेस शुरू होता है तो ये एक और बड़ा जो है वो झटका है इस पार्टी के लिए। अच्छा, ये कहिएगा कि चूंकि ख़दशात यही हैं कि पीटीआई को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो क्या कोई ऐसी इत्तलात हैं कि पीटीआई किसी और दीगर पार्टी के साथ कोई राब्ते कर रही हो कि किसी छोटी पार्टी के साथ कि उसके सिंबल पर ही अपने तमाम कैंडिडेट्स को इकट्ठा कर सके? देखें, ये बात तो तब हो सकती थी अगर पीटीआई जो है अपने दौर के अंदर किसी पार्टी के साथ कोई अलायंस बनाती। जो उनकी ट्रेडिशनल अलायंसेस खैबर पुख्तूनख्वा में रही हैं उन पार्टीज के साथ भी पीटीआई का रिलेशनशिप कोई इतना अच्छा नहीं रहा, बल्कि आखिरी जो दौर था पीटीआई का जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसके अंदर अपने कैंडिडेट्स को भी उन्होंने पोजीशन से हटाया था। जमाते इस्लामी और कौमी वतन पार्टी दो ऐसी पार्टियां थी जिनके साथ तहरीके इंसाफ की किसी जमाने में अलायंस थी, लेकिन ये दोनों अलायंस टूट चुकी है। इस वक्त कोई भी ऐसी बात सामने जो है वो नहीं आ रही जिसमें ये बात जो है वो की जा सके कि तहरीके इंसाफ को कोई पार्टी या उनके कैंडिडेट्स अपने अंदर जम करने की जो है वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें दो चीजें बहुत क्लैरिटी से जो है वो नजर आती है। एक तो ये कि पीटीआई ऑब्वियसली उसमें से बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो है वो परवेज खट्टर अपने साथ जो है वो ले गए और उनका दावा ये है कि इलेक्शन अगर इंडिविजुअल लड़ेंगे भी तो बाद में आकर जो है वो पाकिस्तान की जो पीटीआई है पार्लियामेंटेरियंस उसमें आके वो जुड़ जाएंगे। और दूसरी बात उसमें जो है जो नजर आती है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स, उसमें पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल अगर अलॉट नहीं होता तो उनका बहुत सारा वोट बैंक जो है वो मुतफिर हो जाएगा। ठीक है इफ्तिखार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अकबर एस बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अकबर साहब आपके वक्त का। क्या कहेंगे आपके यकीनन आप खुश होंगे पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को, और कैसे देखते हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक स्ट्रगल है, अभी चलेगी, लेकिन जिस चीज पे ज्यादा तवज्जो मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग उस पर दें वो ज्यादा अहमियत है, वो ये है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं जो जमहूरियत की अलामत बनती हैं वो अपने अंदर क्यों नहीं जमहूरियत बर्दाश्त करती। क्योंकि पाकिस्तान का आइन इलेक्शन एक्ट 2017 और तकरीबन जमात का जो आइन है वो ये कहता है कि हर वर्कर की
ये आईनी उसका इख्तियार है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे और फिर वो क़यादत जो है वो कौमी सतह पे सामने आए ताकि बेहतर क़यादत हर इलेक्शन में सामने आती रहे और एक सिलसिला चले कि हम बंद गली में ना खड़े हो जहाँ हमेशा से एक लीडरशिप क्राइसिस है। ये है वो बुनियादी चीज कि जमहूरियत की बुनियादें हमने ठीक करनी है। जमहूरियत की बुनियादें सियासी जमातें हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जब तक सियासी जमातें चंद अशखास और खानदानों के कब्जे में होंगी तो वो महज एक इक़्तिदार की सीढ़ी रहेंगी, जो कि हमारी तारीख है और बड़ी तल्ख तारीख है, जिसकी वजह से हमारी जो सियासी निज़ाम है वो हमेशा क्राइसिस का शिकार रहता है और आवाम के मसाइल हल नहीं करता। ये है वो असली जंग जिसको हम लड़ रहे हैं। और देखिए, अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला चल रहा था तो जो पीटीआई के जो वकील थे सेनेटर अली जफर साहब, उन्होंने ये बयान दिया, मैं कोट अनकोट करता हूँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्राइवेट एंटिटी है और साथ ही उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मुआवजा किया लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शंस के साथ। तो आप माइंडसेट देखिए, ये है वो माइंडसेट कि ये एक एलिटिस्ट क्लब है, चंद लोग बैठ के फैसले करते हैं, जबकि सियासी जमातें प्राइवेट एंटिटी नहीं है, वो पब्लिक एंटिटी है। वो आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन के सामने रजिस्टर्ड है, उन पे कवानीन लागू होते हैं और जब तक ये कवानीन उन पे लागू नहीं होते, अब सवाल ये उठता है कि जी बाकी सियासी जमातों के क्यों नहीं होता। काश मेरे पास ये कानूनी इख्तियार होता कि मैं दूसरी जमातों के, पीपल्स पार्टी, नून लीग के, मैं उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी चैलेंज कर सकता, लेकिन कानूनी तौर पे आप जिस जमात के मेंबर हैं आप उसी जमात के ये मामला जो है कानूनी फोरम्स पे उठा सकते हैं। और वो तो कहते हैं कि आप मेंबर हैं ही नहीं। देखिए, उनके कहने से क्या होता है ना, जब सुप्रीम कोर्ट तक में फैसले में मौजूद है, देखिए, और जब इलेक्शन कमीशन के फैसले मौजूद हैं मई 2017 के, पे 30 मई 2018 के, पे सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पे डबल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो वो लिखे हुए फैसले हैं कि अकबर बाबर मेंबर है। यही तो वो बुनियाद है कि ये किसी कानून को मानते नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि 9 जनवरी को डबल बेंच पेशावर हाई कोर्ट ये केस सुनेगा, क्या देख रहे हैं आप? पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है या ऐसा ही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मैं इस पे पेशेंगोई तो नहीं करूंगा, और लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि अभी तक हमें नोटिस भी नहीं मिला, लेकिन जाहिर है कि हम कोशिश करेंगे कि वहां जाए। लेकिन उससे पहले जिस तरह के अभी जो बयानात आ रहे हैं वो ये है कि शायद पीटीआई ये फैसला करे कि सुप्रीम कोर्ट में चली जाए ना, तो अगर तो ये मामला उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में उठ गया तो फिर शायद डबल बेंच में ये मामला से पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। याद रखिए कि इसका हतमी फैसला भर कैफ सुप्रीम कोर्ट में होना है, तो वहां पे हम ये कोशिश करेंगे कि अब ये वक्त है कि हम नजरिया जरूरत को दफन करें। हम ये दलील ना दें कि जी फलानी जमात में भी ऐसी इलेक्शन होते हैं इसलिए हम इस पार्टी में भी ये इलेक्शन बर्दाश्त करेंगे। सब जमातों पे कानून नाफिज करें और जमहूरियत की बुनियाद जो है सियासी जमातों को, उनको शफाफ मुनज़्ज़म तरीके से जमहूरी बनाए। ये है वो चैलेंज। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट हतमी तौर पर क्या फैसला करता है। बहरहाल हमारी ये जंग जो है ये जमहूरियत की जंग है। अब देखिए ना, आज पीटीआई के जो लोग आज पीटीआई पे काबिज हैं, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो बात कर रहे हैं जमहूरियत की, आज वो बात करें कि डेमोक्रेसी को कितना नुकसान पहुंचेगा। मैंने उस वक्त इनको कहा था कि आप जाली इलेक्शन ना कराएं, आप शफाफ इलेक्शन कराएं, वर्कर को ये उनका आईनी हक दें। आज वो किस मुंह से जमहूरियत की अलामत बनते हैं, जबकि बंद कमरे में बैठ के कंप्यूटर के सामने एक टोटल नाटक रचाया गया और कहा गया कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। चंद लोगों को इकट्ठा करके पेशावर में कहा गया कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो ये तो जमहूरियत, देखिए, जब आपका मॉरल स्टैंड जब इतना कमजोर हो तो फिर आप कैसे जमहूरियत की बात कर सकते हैं? फिर आप नेशनल लेवल पे कैसे बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत होनी चाहिए और इस फैसले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा? ये है हमारा रूट कॉज प्रॉब्लम। हमने सियासी जमातों को शख्सी और खानदानी कंट्रोल से आजाद करना है, जमहूरियत की जमात बनाना है, वर्कर को इख्तियार देना है, जिस तरह के बरतानिया में होता है। बरतानिया में पिछले 3-4 वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई को इलेक्शन सिंबल नहीं मिलता और किसी को नुकसान हो ना हो, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है। आप सही कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको नुकसान होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? पिछले 1.5-2 सालों से इन्होंने इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं मुतमईन किया? कौन लोग थे जो इस पार्टी पे काबिज बैठे थे, जिन्होंने बारहा इलेक्शन कमीशन की जो उनके साथ खतो किताबत रही? ये तो फैसला 23 नवंबर को उनका आया ना, ये इसमें तो पीछे 1.5 साल है, उनको 1 साल कोविड की वजह से मिला। तो कौन रोकता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस क़यादत को कि वो एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं? तो जो आज अगर कल इनको नुकसान होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी तौर पर नुकसान होगा, लेकिन उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इसके जिम्मेदार ये लोग हैं जिन्होंने सियासी जमात को एक क्लब बनाया हुआ है, जिसमें जिनका
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ उसके वोट बैंक को कैश कराने के लिए आज उस पे काबिज है और एक दूसरे को टिकट बांट रहे हैं। ये वो लोग जिनकी निशानदेही करनी है और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वर्कर्स को ये समझ आएगी। वर्कर्स को चाहिए कि वो अपनी आवाज बुलंद करें और ये कहे कि जी हमें अपनी मर्जी की क़यादत चाहिए, हम अपने मर्जी की जो है कैंडिडेट्स वो चाहिए, ना कि चंद लोगों के बैठ के बंद कमरों में बैठ के जिनको अब नजर आ गया, जो सियासी तौर पर खत्म हो चुके थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के जरिए अपने आप को जिंदा करना चाहते हैं। हमारे वर्करों की जो क्या इसलिए पैदा हुए हैं कि वो सड़कों पे मार खाएं, जेलें खाएं चंद लोगों के इख्तिदार के खातिर। हमने क्या उन वर्करों को आजाद नहीं करना इस तसल्लुत से, इस कब्जे से? ये है वो जंग जो हम लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बानी रहनुमा PTI अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्हें यही कह रहे थे कि ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है इसके ज़िम्मेदार भी बानी PTI हैं। आगे बढ़ते हैं और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कैसे तस्लीम कर सकता है? सूबाई इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ फ़ैसला क्या कर सकता है? क्या जो रैली रिलीफ किसी और अदालत से मिला, यही रिलीफ हाई कोर्ट दे सकती है? जस्टिस जवाद हसन ने ये सवालात उठाए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ केस की ये समाअत हुई है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि सियासी जमात ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215(5) को चैलेंज किया है। दरख्वास्त गुजार को इन सवालात के तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत भी कर दी गई है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लेने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला कर लिया है, जबकि ये फ़ैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। सुलेमान ऐवान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद क्या तफसीलात हैं उनसे जानेंगे। सुलेमान, बताइए, फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, आज ही सुनाए जाने का इम्कान है, कब तक सुनाया जा सकता है? आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी कि बल्ले का निशान वापस किया जाए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का उसको मुअत्तल किया जाए। तो आज दरख्वास्त पर फैसला दलाइल सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया है और अदालत में अली उमर आफ्ताब की जानिब से जो है दरख्वास्त दायर की गई थी और इसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन जो बल्ले का निशान है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वापस लिया है। और जबकि इसमें ये भी रेफरेंस दिया गया था पेशावर हाई कोर्ट का, चूँकि अब तो वो रेफरेंस जो फैसला जो है पेशावर हाई कोर्ट का आ चुका है, लेकिन अदालत में उन्होंने ये इस्तदा की थी कि पेशावर हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिल गया है, जिस पर अदालत ने ये सवालात उठाए थे क्या जो दूसरी अदालत आपको फैसला जो है वो इसमें रिलीफ देती है, तो क्या ये भी अदालत से आप तवक्को करते हैं कि आपको रिलीफ मिलेगा? अदालत ने यह भी कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में आपकी 6 दरख्वास्तें जो हैं वो ज़ेर समात हैं, हम इस पर किस तरह फैसला कर सकते हैं? अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो चाहते हैं कि इंतखाबात में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी ना की जाए, जबकि जो फैसला है वो महफूज किया गया है, ताहम अभी जो है वो सुनाए जाने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। फैसला जो है वो शायद जो है वो कल सुनाया जाए। दूसरी जानिब आज जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार था सेक्शन 215 वो भी जो है आज चैलेंज कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अजहर सदीक की जानिब से जो है ये सेक्शन जो है वो चैलेंज किया गया है और उसमें वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को जो है फरीक बनाया गया है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि जो इंतखाबी निशान होता है वो उम्मीदवारों का और एक पार्टी के साथ साथ जो वोटर्स हैं उनका भी जो है इसमें हक होता है। लिहाजा ये जो 215 सेक्शन था जो इलेक्शन कमीशन की जानिब जिसके तहत बल्ले का निशान वापस लिया है, उस सेक्शन को जो है कल अदम करार दे। तो आज जो है कुछ फैसले जो सवालात थे जस्टिस जवाद हसन की जानिब से जो है वो PTI के वकला को तहरीरी जवाब तलब किया था, वो तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है और फैसला जो है इसमें महफूज कर लिया है, जो आज तो नहीं सुनाया जाएगा लेकिन कल में पेश हुए। और उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है इस केस में? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है वो दरख्वास्त की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था ये दरख्वास्त काबिल समात ही नहीं है और ये जो फरीक है ये मुतासरा फरीक नहीं है और जिनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। और अदालत में वफाकी वकील की जानिब से ये भी कहा गया था कि ये दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार नहीं है, लिहाजा दरख्वास्त को जो है वो खारिज किया जाए। तो अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया है, जो कि कल सुनाया जाने का इम्कान है। जी अच्छा, ये फैसला अभी अदालत के दायरा इख्तियार से मुतालिक सुनाया जाएगा? देखिए, एक फैसला जो है वो ये सुनाया जाएगा कि क्या ये दरख्वास्त जो है काबिल समात है या नहीं है, क्योंकि अदालत ने कुछ सवालात जो है वो PTI के वकला के सामने रखे
कि क्या अभी जो अदालतें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि 6 आपकी दरख्वास्तें वहाँ पे ज़ेर समात हैं और क्या अभी वहाँ पे केस की समात जो है वो जारी है और यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट कोई फैसला जारी कर सकती है। अदालत ने यह भी इनको कहा है कि क्या आपने सेक्शन 215 चैलेंज किया है, जबकि ऐसा कुछ पिटीशन जो दायर की गई थी पीटीआई की जानिब से उसमें सेक्शन 215 को जो है वो चैलेंज नहीं किया गया। तो अदालत ने कुछ सवालात रखे कि क्या ये दायरा इख्तियार बनता है या नहीं बनता। इस हवाले से सवालात उठाए गए अदालत की जानिब से, पीटीआई वुकला क्या अदालत को मुतमईन करने में कामयाब दिखाई दिए? जी बिल्कुल, इस तरह को मुतमिन करने में कामयाब तो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि अदालत ने कहा था कि अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो है वो ज़ेर समात है, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि इंतखाबात में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी जो है वो नहीं की जाएगी। तो आप ये बताएं कि आपने किस कानून के तहत जो है पंजाब में जो है लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है, जिस पर वकला की जानिब से बताया गया कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, इस वजह से जो है वो हमें इलेक्शन पंजाब में जो है बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। ये दलाइल दिए गए थे पीटीआई के वकील की जानिब से, जिस पर अदालत ने जो है फैसला जो है महफूज कर लिया है। अदालत ने कहा है कि ये जो कुछ सवालात जो दिए गए थे अदालत की जानिब से उसके तहरीरी जवाब तो अदालत में जमा करवा दिए गए हैं, लेकिन दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया है जस्टिस जवाद हसन ने, जो कि कल सुनाए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, ये फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया सुलेमान अवान, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बानी पीटीआई जो हैं उनके सर पर एक और तलवार लटकने लगी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फवाद चौधरी पर भी फर्द जुर्म लगा दी गई है। मुलजिमान का चार्जशीट में लगे इल्ज़ामात से इनकार, मुलजिमान पर फर्द जुर्म कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में समाअत की। केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई और फवाद चौधरी कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई एक और केस में उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, तोशा खाना। उसके बाद अब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की गई है। फवाद चौधरी पर भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म लगा दी गई है। मुलजिमान का चार्जशीट में लगे इल्ज़ामात से इनकार। पीपल्स पार्टी की तीर से मिलते जुलते इंतखाबी निशानात अलॉट ना करने की दरख्वास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये ख़त लिखा गया है। ख़त में कहा गया है कि 5 इंतखाबी निशानात पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन, पेशकश और टूथ ब्रश किसी उम्मीदवार को अलॉट ना किए जाएँ। मिलते जुलते निशानात की वजह से वोटर्स मुगालते का शिकार हो सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से तीर से मिलते जुलते इंतखाबी निशानात अलॉट ना करने की दरख्वास्त दी गई है। पीपल्स पार्टी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा गया है। शबीहा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे लेते हैं। शबीहा, क्या कहा गया है मज़ीद पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़त में? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको एक दरख्वास्त की है कि जो आम इंतखाबात है उसमें जो तीर से मिलते जुलते निशानात हैं वो किसी पार्टी को अलॉट ना किए जाए। उनका यही कहना है कि जैसे पेन, पेंसिल, पेचकस, टूथब्रश या उसके साथ जो है बॉल पॉइंट है, इसका निशान किसी भी उम्मीदवार को अलॉट ना किया जाए, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो किसी भी मुगालते का शिकार होकर किसी दूसरे निशान पर तीर सीधे किसी दूसरे निशान पर छप्पा लगा सकते हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि खत का जो है वो पीपल्स पार्टी के जो इंचार्ज है ताज हैदर, उनकी जानिब से लिखा गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यही कहा गया है कि इस जो ये दरख्वास्त है इस पर नजर की जाए और उनके ये मुतालबा जो है इसको माना जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीहा, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ी समातें हुई हैं। किसी के ज़ाती नौइयत के केस नहीं सुनेंगे, हुकूमत तहरीरी तो हमें किसी सेक्शन अफसर का बयान नहीं चाहिए। जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इस मुल्क को अपनों ने ही फ्रैक्चर किया है, सिर्फ अदालती फ़ैसलों से कुछ नहीं होगा। रियासत को अपना माइंड सेट तब्दील करने की ज़रूरत है। किसी को खदशात हैं तो मुकदमा दर्ज कराए। हमारे पास कोई फ़ौज खड़ी है जो प्रोटेक्शन दें। आमिना जंजुआ ने बताया कि मुशर्रफ दौर में मेरे शौहर को उठाया गया। लापता अफराद कमीशन ने मेरे शौहर को 2013 में मुर्दा करार दिया था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर्स की तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि केस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। किसी के ज़ाती नौइयत के केस नहीं सुनेंगे। हुकूमत तहरीरी तौर पर दे के मज़ीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। हमें किसी सेक्शन अफसर का बयान नहीं चाहिए। जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं।
आज बराह रास्त ये समाअत भी दिखाई गई और चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान मजीद कहा कि इस मुल्क को अपनों ने ही फ्रैक्चर किया है, सिर्फ अदालती फैसलों से कुछ नहीं होगा, रियासत को अपना माइंड सेट तब्दील करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि जो अपने लिए बात नहीं कर सकते तो वो किसी और के लिए क्या बात करेंगे। PTI वकील शुएब शाहीन का मतीउल्लाह जान के केस का हवाला, दलाल दिया कि एजेंसीज के किरदार पर फैज़ाबाद धरना केस में भी तफसील से लिखा गया है। चीफ जस्टिस बोले, हैरत है आप फैज़ाबाद धरना केस का हवाला दे रहे हैं। वकील शुएब शाहीन ने कहा, हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करता तो ये दिन ना देखने पड़ते। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला और दिफा से जवाब तलब कर लिया है। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात ख़त्म। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ये रिमार्क्स सामने आए हैं। लतीफ़ खोसा ने बताया कि हमें अपील करने के लिए RO's ऑर्डर्स की नकल तक नहीं मिल रही। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर बोले, आपने लोगों के नाम की जगह मेजर फैमिली लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब तलब कर दिया, जबकि केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो अपील करेगा, बात ख़त्म। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ये रिमार्क सामने आए हैं, जबकि वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि हमें अपील करने के लिए RO ऑर्डर्स की नकल तक नहीं मिल रही। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर बोले कि आपने लोगों के नाम की जगह मेजर फैमिली लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर लिया है, जबकि केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस काजी फाजीसा के लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ये रिमार्क सामने आए कि जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा। लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि हमें अपील करने के लिए RO ऑर्डर्स की नकल तक नहीं मिल रही। इलेक्शन की गहमा गहमी में कुछ इलेक्शन से मुतालिक ख़बरें शामिल करते हैं। मनसहरा से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज की गई है, जबकि PTI के सेनेटर आज़म खान सवाती ने NA 15 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नवाज शरीफ को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है, इलेक्शन लड़ने के वो अहल नहीं हैं। आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फ़ैसला भी चैलेंज किया गया है। उधर लाहौर के हल्का NA 119 से मरियम नवाज़ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की गई है। मनसहरा से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज की गई है, जबकि PTI के सेनेटर आज़म खान सवाती ने NA 15 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फ़ैसला भी चैलेंज किया गया है। जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कराची के हल्का NA 242 से कागजात नामजदगी मंजूर करने का फ़ैसला भी चैलेंज कर दिया गया है। शहबाज शरीफ की कागजात नामजदगी को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल ने चैलेंज किया है। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रिटर्निंग अफसर ने उनके एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। रिटर्निंग अफसर ने जल्दबाजी में कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करके शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी को मंजूर किया है। इस्तदा की कि रिटर्निंग अफसर के 29 दिसंबर के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए। नवाज शरीफ के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कराची के हल्का NA 242 से कागजात नामजदगी मंजूर करने का फ़ैसला चैलेंज कर दिया गया है, जबकि शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल ने चैलेंज किया है। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिटर्निंग अफसर ने उनके एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। रिटर्निंग अफसर ने जल्दबाजी में कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करके शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए। इस्तदा है कि रिटर्निंग अफसर के 29 दिसंबर के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए। बानी PTI के तर्जुमान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। अपैलेट ट्राइब्यूनल ने उमैर न्याजी की दोनों अपील्स मंजूर कर ली हैं। ट्राइब्यूनल्स ने शाह महमूद कुरैशी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर से जवाब तलब कर लिया। जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख की अपील पर भी फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बानी PTI के तर्जुमान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। अपैलेट ट्राइब्यूनल ने उमैर न्याजी की दोनों अपीलें मंजूर कर ली हैं।
सूबाई असम्बलियों के लिए कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए? सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। 2,216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। 16,262 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, जबकि सूबाई असम्बलियों के लिए 17,744 मर्द और 802 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 3,349 मर्द और 115 खवातीन सामने आईं। पंजाब असम्बली के लिए 8,592 मर्द और 437 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सिंध असम्बली के लिए 4,060 मर्द और 205 खवातीन उम्मीदवार सामने आईं। बलूचिस्तान असम्बली के लिए 1,743 मर्द और 45 खवातीन की नामजदगियाँ जमा कराई गई हैं। जबकि मखसूस नशिस्तों के लिए कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए? कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात खैबर पख्तूनख्वा से 97, पंजाब से 195, सिंध से 118। सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर कागजात बलूचिस्तान से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 321, पंजाब असम्बली से 601 और सिंध असम्बली से 309 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। मखसूस नशिस्तों पर कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, ये तफसीलात सामने आ गई हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ मजीद 70 अपीलें दायर कर दी गई हैं। हाई कोर्ट मुल्तान इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों की तादाद 128 हो गई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील्स पर समाअत 10 जनवरी तक जारी रहेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, ये समाअत जारी रहेगी, जबकि कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों की तादाद बढ़ गई है। मुल्तान हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल में दायर अपीलों की तादाद 128 हो गई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समाअत 10 जनवरी तक जारी रहेगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ मजीद 70 अपीलें दायर कर दी गई हैं। हाई कोर्ट मुल्तान इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों की तादाद 128 हो गई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील्स पर समाअत 10 जनवरी तक जारी रहेगी। ये अपील्स पर जो हैं मज़ीद बढ़ चुकी हैं। हाई कोर्ट मुल्तान इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों की तादाद 128 हो गई है। जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत लाहौर में इकट्ठ कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत CEC का इजलास आज होगा। इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार किया जाएगा, जबकि पार्टी मंशूर की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। आम इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अहम बैठक, अयाज सादिक और खुर्शीद शाह के दरमियान मुलाकात हुई। इंतखाबात से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी क़यादत का लाहौर में इकट्ठ बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC का इजलास आज होगा। इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार किया जाएगा, जबकि पार्टी मंशूर की मंजूरी का भी इम्कान है। इंतखाबात में किस किस को टिकट दिया जाए, किस सियासी जमात से सीट एडजस्टमेंट की जाए। नून लीग की मरकज़ी क़यादत की तीसरे रोज़ भी अहम बैठक हुई। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़े रहनुमाओं आज फिर सर जोड़ लिए। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों में टिकट्स की तकसीम के मामलात पर हतमी मुशावरत हुई। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार भी शरीक हुए। इंतखाबात में किस किस को टिकट दिया जाए, किस सियासी जमात से सीट एडजस्टमेंट की जाए। नून लीग की मरकज़ी क़यादत की तीसरे रोज़ भी अहम बैठक हुई। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़े रहनुमा आज फिर सर जोड़ चुके हैं। जमात इस्लामी के बगैर सिंध हुकूमत नहीं बन सकती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से यह दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि कराची में लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग पार्टियां नहीं, प्रॉपर्टियां हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। शहर कराची वाले से ये तो सारी बातें अपनी जगह मौजूद, लेकिन इंतखाबात में जो कुछ भी अभी हुआ है इसने बहुत वाज़ेह कर दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है। और लेवल प्लेइंग फील्ड तो वैसे भी मौजूद नहीं होती। जब हम जागीरदारों को देखते हैं, जब हम वडेरों को देखते हैं, जब हम इलेक्टेबल को देखते हैं। जरूर कहना चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में कि इंतखाबात के इस पूरे अमल को शफाफ बनाने के लिए उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए। जब वो एक तरफ कहते हैं कि इंतखाब होगा और शफाफ होगा, तो खुद उन्हीं का फैसला अगर उसके खिलाफ जाएगा तो फिर सवाल उनके लिए भी पैदा हो जाएगा, और जो किसी सूरत में भी पाकिस्तान के लिए इस वक्त इतने खराब हालात में अच्छा नहीं है।
कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शोकॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा कराया है। लिखा कि खुली अदालत में आइनी दरखास्तें ज़ेर समात होने के बाद काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शोकॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया है। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आया है। अदालत ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने में मौजूद बलोच फैमिलीज़ को हटाने से रोक दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि बलोच मुजाहिरीन को हिरासा न किया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकामात जारी किए। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है। अदालत ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने पर मौजूद बलोच फैमिलीज़ को हटाने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि बलोच मुजाहिरीन को हिरासा न किया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर्स और SSP ऑपरेशंस 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकामात जारी किए। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन SIFC की खुसूसी कमेटी की अहम बैठक हुई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हैं। मुख्तलिफ वजारतों और इदारों की गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जबकि सऊदी अरब के साथ बाहमी सरमायाकारी के उमूर ज़ेर गौर आए। कतर के साथ अरबों डॉलर्स के बाहमी मुआहिदों पर भी बातचीत हुई। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जा रहा है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन SIFC की खुसूसी कमेटी की अहम बैठक हुई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक हुए। मुख्तलिफ वजारतों और इदारों की गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। PTI का IMF प्रोग्राम की हिमायत से दस्तबरदारी का इंदिया। IMF वफ़द से मुलाकात करने वाले PTI ज़राए ने वॉइस ऑफ अमरीका को बताया कि IMF प्रोग्राम के ताउन की यकीन दहानी शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी। इलेक्शन में शफाफियत दिखाई नहीं देती, लिहाजा हिमायत वापस ले रहे हैं। बानी PTI ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम से IMF प्रोग्राम ख़तरे में है। याद रहे कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद PTI रहनुमाओं की मुबैना ऑडियोज़ भी सामने आई थीं। IMF के मुआहदे से पीछे हटने का मंसूबा बनाया गया था। शौकत तरीन, मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा की मुबैना ऑडियो सामने आई थी। मुआशी सूरत हाल को डिस्कस करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम हो चुका है। मार्केट 297 पॉइंट्स के इजाफे से 64,646 पॉइंट्स पर बंद हुई है। दिन भर मजमूई तौर पर 365 कंपनीज़ के शेयर्स में कारोबार हुआ। 190 कंपनीज़ के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 158 के शेयर्स में कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता हुआ है। 281 रुपये 72 पैसे पर डॉलर ट्रेड करता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम हो चुका। मार्केट 297 पॉइंट्स के इजाफे से 64,646 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 365 कंपनीज़ के शेयर्स में कारोबार हुआ। 190 कंपनीज़ के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। 158 के शेयर्स में कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता हुआ है। 281 रुपये 72 पैसे पर डॉलर ट्रेड करता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मुस्बत हुआ है। मार्केट 297 पॉइंट्स के इजाफे से 64,646 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 365 कंपनीज़ के शेयर्स में कारोबार हुआ। 190 कंपनी के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 158 के शेयर्स में कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता हुआ है। न्यूज़ रूम में कुछ अहम मामला डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले PTI से बल्ला एक बार फिर छिन गया है और दूसरी जो खबर है PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि बानी PTI एक बार फिर मुश्किलात का शिकार दे रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ से। बल्ले का इंतखाबी निशान फिर वापस ले लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने नया फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला इस फैसले के साथ ही बहाल हो गया है।
26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। PTI को एक बार फिर ये बड़ा करार दे दिए गए हैं। जबकि PTI की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी निशान बहाल नहीं करती तो हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट की तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान वापस लेने से इलेक्शन पर सवाल उठेंगे। मज़ीद क्या कहते हैं आप भी सुनिए। मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी ताकि स्टेबिलिटी भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो वट एवर रीज़न नहीं भी करती, फिर भी हम इलेक्शन में तो जाएंगे, लेकिन ये जमहूरियत का नुकसान होगा। ये देखो हार्स ट्रेडिंग की बुनियाद होगी। ये मैं समझता हूँ जितना नुकसान आप करें इकानमी का उसका होगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कैसे तस्लीम कर सकता है? सूबाई इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले के खिलाफ फैसला कर सकता है? क्या जो रिलीफ किसी और अदालत से मिला है यही रिलीफ हाई कोर्ट दे सकती है? जस्टिस जवाद हसन ने ये सवालात उठा दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ केस की समाअत हुई, जबकि जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि सियासी जमात ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215(5) को चैलेंज किया है। दरख्वास्त गुजार को इन सवालात के तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आज ही फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कैसे तस्लीम कर सकता है, ये सवाल उठाया गया है जस्टिस जवाद हसन की जानिब से। और बानी PTI एक और मुश्किल का शिकार हो गए हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। फवाद चौधरी पर भी फ़र्द जुर्म लगा दी गई है। मुलजिमान का चार्जशीट में लगे इल्ज़ामात से इनकार। मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म कमरे अदालत में पढ़कर सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। केस की समाअत के दौरान बानी PTI और फवाद चौधरी कमरा अदालत में मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा। जी ये समाअत जो है वो 4 रुकनी बेंच था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें इसकी समाअत हुई थी और तौहीन अदालत के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात साबिक चेयरमैन PTI, बानी चेयरमैन PTI उन्होंने और फवाद अहमद चौधरी जो हैं उन्होंने बहुत दफ़ा इल्ज़ामात लगाए थे, जिसमें पर्सनल भी वो हो गए थे। उनकी अहलिया के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत सारे, वही आज उनके गले पड़ गया है। और इस केस में उनकी जो फार्मूलेशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसमें उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। अब फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद से उन्होंने तो सेहत जुर्म से इनकार किया और उन्होंने कहा जी नहीं हमारा ये मकसद नहीं था, लेकिन बयानात जो हैं वो एक पूरा पलंदा है जो बानी चेयरमैन PTI का, उनके बयानात का, क्योंकि वो कभी जजों को लताड़ रहे होते थे, कभी जर्नैलों को लताड़ रहे होते थे, कभी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस तरह जो है वाजे दे रहे होते थे, कभी वो सियासतदानों को, कभी किसी को घसीटने की बात कर रहे होते थे। तो वो सारी चीज़ें आज जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ तो इससे पहले 2-3 दफ़ा गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई। इसी तरह जो असद उमर थे उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, फवाद चौधरी ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन अब ये जो है 2 केस जो था तौहीन इलेक्शन कमीशन का, उसमें इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आज ही आयद की गई है और इसकी सज़ा भी जो है ज़ाहिर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। तो उसके बाद तकरीबन 1 या 2 तारीखें पड़ेंगी और इसमें इनको सज़ा भी सुनाई जा सकती तौहीन अदालत के जुर्म में। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, एक और जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की अगर बात करें तो PTI को जो रिलीफ मिला था, बल्ले का निशान वापस मिल गया, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रदम जो करार दिए गए थे वो उस पर हुक्म इम्तना मिल गया, लेकिन आज वो रिलीफ वापस ले लिया गया है। तो इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया है। बुनियादी तौर पर हुक्मनामे में क्या लिखा गया है?
देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने इससे पहले जो हुक्म जारी किया था वो सिंगल बेंच का था, और उस दिन सिंगल बेंच ने ये बात करते हुए उस दिन मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये कहा था कि हमने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस नहीं किया, हमने उनको नहीं सुना। और जब डीबी बनी है, डिवीजनल बेंच 2 रुकनी बेंच बना है पेशावर हाई कोर्ट का, तो फिर उन्होंने इन सारी चीज़ों को सुना, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका मौक़िफ़ तो उनके सामने था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी अपना मौक़िफ़ दिया गया, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक वफाकी स्टैचुरी बॉडी है, और जो हाई कोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, जो उनके पास इलेक्शन एक्ट के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो जिम्मेदारी है, उसको ओहदा बरा होने के लिए कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। तो वो ये समझते हैं कि उनका जो फैसला है उस फैसले के ख़िलाफ़ इस तरह का जो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई था वो उनके ख़िलाफ़ था, और ये इलेक्शन जो है उसको इनेकाद कराने में नुकसान का बायस बन सकता था। तो आज उसी को डीबी ने फारग कर दिया है। जिस तरह से उस दिन बल्ला वापस लिया गया था, आज फिर उनसे उस दिन दिया गया था, आज फिर ले लिया गया है। अभी बैरिस्टर गौहर जो हैं, आज जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनका ये कहना है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्तदा करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्हें उनका इंतखाबी निशान वापस ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा, अभी डीबी में भी 9 जनवरी को बाकायदा ये केस सुना जाएगा। हो सकता है कि डीबी भी ये फैसला कर दे, पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है, तो पीटीआई इस हवाले से क्या तैयारी कर रही है? देखिए, अभी तो कल वो चले जाएंगे इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि टाइम बहुत महदूद है। उनके पास 9 तारीख तक वक्त जो है नहीं है, वो कल ही जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहीं से इनको रिलीफ मिल जाए, उनका ये आर्डर वहाँ जो है वो उसको मनसूख कर दिया जाए, और उनका निशान जो है इंतखाबी निशान उन्हें रिटेन हो जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उनको 9 का जो मामला है वो फ्रिक्चुअस हो जाएगा, वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी वहाँ तक जाने की। तो कल मोस्ट प्रोबेबली वो एक तो अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त देंगे, एक अपील फाइल करेंगे। दोनों अपीलें कल ही वो कहेंगे कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ, और उन्होंने आज कुछ इंतखाबी हवालों से जो केसेस हैं उनका भी हवाला दिया है, और उन्हें उम्मीद है बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़रूर रिलीफ मिलेगा। तो पहले मरहला जो है वो कल का है, जुमेरात को ये अपील भी दायर होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और साथ ही वहाँ पे एक दरख्वास्त भी वो दायर करेंगे कि आइंदा जो किसी और सूबों में भी जहाँ पे भी ये केसेस इस तरह के चल रहे हैं उनको रोक दिया जाए, और उन्हें इंतखाबी निशान यहीं से हुक्म दिया जाए कि अलॉट कर दिया जाए। तो अब उसमें यह है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या वो खुद से समाअत करके इसको फैसला कर दे। तो ये पेशावर हाई कोर्ट की जो अगली तारीख है 9 जनवरी, उससे पहले ही चीज़ें जो है वो फाइनलिटी की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और कुछ जो अदालती मामलात हैं, अदालती हेयरिंग्स आज हुई, उनका जिक्र करते हैं। किसी के ज़ाती नौइयत के केस नहीं सुनेंगे, हुकूमत तहरीरी तौर पर दे कि मज़ीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा, हमें किसी सेक्शन अफसर का बयान नहीं चाहिए। ये कहा गया है जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जबकि उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें ये लिख कर दिया जाए कि आइंदा जबरी गुमशुदगियाँ नहीं होंगी, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हमें किसी सेक्शन अफसर का बयान नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि इस मुल्क को अपनों ने ही फ्रैक्चर किया है, सिर्फ अदालती फ़ैसलों से कुछ नहीं होगा, रियासत को अपना माइंड सेट तब्दील करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि जो अपने लिए बात नहीं कर सकते तो वो किसी के लिए क्या बात करेंगे। पीटीआई वकील शुएब शाहीन का मतीउल्लाह जान के केस का हवाला, दलाइल दिए कि एजेंसीज के किरदार पर फैज़ाबाद धरना केस में भी तफसील से लिखा गया है। चीफ जस्टिस बोले, हैरत है आप फैज़ाबाद धरना केस का हवाला दे रहे हैं। वकील शुएब शाहीन ने कहा, हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करता तो ये दिन ना देखने पड़ते। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला और दिफा से जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि जो अपने लिए बात नहीं कर सकते वो किसी के लिए क्या बात करेंगे। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात ख़त्म। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लतीफ़ खोसा ने बताया कि हमें अपील करने के लिए आरओ ऑर्डर्स की नकल तक नहीं मिल रही।
जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर बोले, आपने लोगों के नाम की जगह मेजर फैमिली लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर लिया। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा PNN शबीहा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबीहा, मज़ीद बताइएगा इस अदालती कार्रवाई का अहवाल। जी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत और उसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड का जो केस था उसकी आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और दौरान समाअत जो लतीफ़ खोसा हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि उनके उम्मीदवारों को हिरासत और गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्होंने इसका जो इल्ज़ाम है वो IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर लगाया, जिस पर जो चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि IG का या चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक, इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। जिस पर उन्होंने लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारे उम्मीदवार जब जाते हैं तो न सिर्फ उनको हिरासत किया जाता है बल्कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन को कोई दरखास्त दी, तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने दरखास्त नहीं दी, लेकिन पंजाब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने इनको दरखास्त दी थी और बताया था कि उनके काम में रुकावट पैदा की जा रही है। जिस पर जो इलेक्शन कमीशन के अमले उनको रोस्ट्रम पर बुलाया गया और चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि जब आपको आपके ही इदारे के शख्स ने दरखास्त दी थी और बताया था तो आपने उसको एक्शन क्या लिया है। ताहम केस की समाअत जो है वो 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात अपने वक्त पे हो और जमहूरियत और इंतखाबात के लिए जो अदालत है वो हर सियासी जमात के पीछे खड़ी है। जी अच्छा शबीहा, ये बताइए कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल को इन पर्सन बुलाया गया या फिर उनसे बस जवाब ही तलब किया गया? जी बिल्कुल, दौरान समाअत जब लतीफ़ खोसा की जानिब से बार बार उनका नाम लिया गया और ये कहा गया कि जो उम्मीदवार हैं उनके जो कागजाती नामजदगी मुस्तरद हुए हैं इसमें भी जो है इन्हीं का हाथ है और इन्हीं के कहने पे ये कार्रवाई हो रही है। तो जिस पर अदालत ने इन एडवोकेट जनरल हैं और IG पंजाब हैं, उसके चीफ सेक्रेटरी उनको नोटिस जारी किया और उनसे तमाम तफसीलात जो हैं वो अदालत ने मांगी हैं, क्योंकि बार बार चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि जो हमारा 22 जनवरी का फैसला था जिसमें 22 दिसंबर के हमारे जो फैसला था उस पर 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने हमें एक अमल दरामद रिपोर्ट दी थी, तो उसके बाद की आप हमें शिकायत बताएं कहाँ इलेक्शन कमीशन ने फॉलो नहीं किया है, कहाँ उसने जो है अमल दरामद में कमी देखी है, तो आप हमें बताएं। जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारे बहुत सारे जो उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन के अमले से अदालत की जानिब से पूछा गया कि आपने इनकी शिकायत का मदावा किया है, जिस पर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर उन्होंने कहा कि हमने 30 जो इनकी दरखास्तें आई थी उनको हल कर दिया है। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा बात हजारों की हो रही है, इन्होंने सिर्फ 30 जो दरखास्तें हैं उनका मसाइल को हल किया। ताहम इसी पे इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जो इन तीनों को नोटिस जारी की और कहा कि इंतखाबात में हम किसी तौर पे भी जो है ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। जी अच्छा शबीहा, ये बताइए कि बुनियादी तौर पर इस्तदा क्या की गई वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से इस केस में? लतीफ़ खोसा की जानिब से 2 चीज़ें कही गई। एक यहाँ कहा गया कि जिस तरह बाकी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नहीं दी जा रही। उसकी उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तादाद में उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। और इसके साथ दूसरा उनका कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी थी कि तमाम सियासी जमातों से एक जैसा रवैया रखा जाए और तमाम की जो शिकायत है उनको दूर किया जाए, जबकि उनका ये कहना था कि हमने बार बार इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, उनको मसाइल भी बताया, हमने ये भी बताया कि आरओज डीआरओज जो है वो पेपर जो है हमारे कागजाती नामजदगी वो वसूल नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो मुस्तरद हो गए हैं तो वो हमें उसके वो दरखास्त जो है वो हमें नहीं मिल रही कि हम ट्रिब्यूनल में जा सके, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रिब्यूनल में जो है वो बगैर दरखास्त के भी जाया जा सकता है और ये आपका हाई कोर्ट का मामला था, लेकिन हम आपको लेवरेज दे रहे हैं और हमने आपका ये मामला सुना है। 8 जनवरी को दोबारा इस केस में समाअत होगी। बहुत शुक्रिया शबीहा, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और कागजात नामजदगी पहले मंजूर हो रहे थे और अब मंजूरी चैलेंज होने लग गई है। मनसहरा से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज की गई है। PTI के सेनेटर आज़म खान सवाती ने 15 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की है।
जबकि ये अपील दायर की गई है और इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नवाज़ शरीफ को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है। इलेक्शन लड़ने के वो अहल नहीं हैं। आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फ़ैसला भी चैलेंज किया गया है, जबकि लाहौर के हल्का NA 119 से मरियम नवाज़ के कागजात मंजूरी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी अपील दायर की गई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कराची के हल्का NA 242 से कागजात नामजदगी मंजूर करने का फ़ैसला चैलेंज कर दिया गया है। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल ने चैलेंज किया है। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिटर्निंग अफसर ने उनके एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। रिटर्निंग अफसर ने जल्दबाजी में कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करके शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए। इस्तदा है कि रिटर्निंग अफसर के 29 दिसंबर के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए। सूबाई असम्बलियों के लिए कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराएं, ये तफसीलात सामने आ गई हैं। सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। 2,216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं, जबकि 16,262 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। सूबाई असम्बलियों के लिए 17,744 मर्द और 802 ख़वातीन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 3,349 मर्द और 115 ख़वातीन ने ये कागजात जमा करवाए हैं। पंजाब असम्बली के लिए 8,592 मर्द और 437 ख़वातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सिंध असम्बली के लिए 4,060 मर्द और 205 ख़वातीन उम्मीदवार सामने आईं। बलूचिस्तान असम्बली के लिए 1,743 मर्द और 45 ख़वातीन की नामजदगियाँ जमा कराई गई हैं। जबकि मखसूस नशिस्तों पर कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, इसकी भी तफसीलात सामने आ गई हैं। कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात जमा करवाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 97, पंजाब से 195, सिंध से 118 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। जबकि सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर भी कागजात की तफसीलात सामने आ गई हैं। बलूचिस्तान से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 321, पंजाब असम्बली से 601 और सिंध असम्बली से 309 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ मजीद 70 अपीलें दायर कर दी गई हैं। हाई कोर्ट मुल्तान इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों की तादाद 128 हो गई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समाअत 10 जनवरी तक जारी रहेगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ मजीद 70 अपीलें दायर कर दी गई हैं। हाई कोर्ट मुल्तान इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों की तादाद 128 हो गई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समाअत 10 जनवरी तक जारी रहेगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ मजीद 70 अपीलें दायर कर दी गई हैं। दफ्तर खारजा में पाकिस्तान अफ़गान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास ख़त्म हो गया है। पाक अफ़गान सरहदी बार्ड कानूनी और गैर कानूनी सरहदी नकल व हमल के उमूर तरजीही तौर पर इन पर बातचीत की गई। अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत के सीनियर वफ़द की आज पाक अफ़गान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन काउंसिल इजलास में शिरकत। अफ़गान वफ़द की क़यादत सीनियर तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंधार मुल्ला शेरी अखुन ने की है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान आसिफ दुरानी ने क़यादत की। दफ्तर खारजा में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास ख़त्म हो गया है। पाक अफ़गान सरहदी बार्ड कानूनी और गैर कानूनी सरहदी नकल व हमल के उमूर तरजीही तौर पर ज़ेर गौर आए। अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत के सीनियर वफ़द की आज पाक अफ़गान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन काउंसिल इजलास में शिरकत। अफ़गान वफ़द की क़यादत सीनियर तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंधार ने की, जबकि पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान आसिफ दुरानी ने क़यादत की। दफ्तर खारजा में पाकिस्तान अफ़गान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास ख़त्म हो गया है। पाक अफ़गान सरहदी बार्ड कानूनी और गैर कानूनी सरहदी नकल व हमल के उमूर तरजीही तौर पर ज़ेर गौर आए। अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत के सीनियर वफ़द की आज पाक अफ़गान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन काउंसिल इजलास में शिरकत। अफ़गान वफ़द की क़यादत सीनियर तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंधार मुल्ला शेरी अखुन कर रहे थे। पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान आसिफ दुरानी ने क़यादत की। दफ्तर खारजा में पाकिस्तान अफ़गान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास ख़त्म हो गया है। नुमाइंदा इस्लामाबाद अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अनवर, बताइएगा इस इजलास का अहवाल।
जी बिल्कुल, आज ज़राए के मुताबिक आज सुबह 10 बजे ये इजलास शुरू हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कौंसिल का, और 3:30 बजे तक ये इजलास जारी रहा। अफगानिस्तान की जानिब से 9 रुकनी वफ्द की क़यादत गवर्नर कंधार और सीनियर अफगान रहनुमा मुल्ला शीरी खुद ने की, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी और एडिशनल सेक्रेटरी मगरबी एशिया व अफगानिस्तान रहीम हयात कुरैशी ने की। दीगर हुकाम भी इजलास में शरीक थे और ज़राए के मुताबिक बुनियादी तौर पर इसमें सरहदी अमूर के हवाले से ज़्यादा तरजीही तौर पर बातचीत की गई। पाक अफगान सरहद पर नकलो हमल कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की नकलो हमल के हवाले से मामला ज़ेर बहस आए। वीज़ा फ्री सर्विस जो है, वीज़ा फ्री मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर, सरहद पार जो नकलो हमल है उस पर बातचीत की गई, तबादला ख्याल किया गया। जबकि पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी और सलामती से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेर बहस आए। दोनों फ्रीक़ैन ने इस पर बातचीत की। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान सरजमीन के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया गया और इजलास में दीगर जो सिक्योरिटी रिलेटेड अमूर थे सलामती से मुतल्लिक़ा उन पर भी बातचीत की गई दोनों जानिब से। और इजलास के बाद अभी जो है अफ़गान वफ़द इस वक्त तक पाकिस्तान में मौजूद है और उनकी मुख्तलिफ एंगेजमेंट्स हैं जो कि जारी हैं। जी जानवर, ये बताइए कि इजलास नतीजा किस रहा है या फिर मज़ीद इजलास हो सकते हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की क़यादत यहीं पर मौजूद है? जी बिल्कुल, ये जो इजलास था बेसिकली ये आप मुज़ाकरात भी कह सकते हैं और ये इजलास भी था। मुश्तरका जो कोऑर्डिनेशन कौंसिल है ये एक रोज़ा इजलास था और ये इजलास आज अपने इख्तिताम पजीर हो चुका है, इख्तिताम तक पहुँच चुका है और इसमें बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ तजावीज़ फारशात पे गौर किया गया। अब अफ़गान वफ़द जब भी वापस जाएगा वो अफ़गान हुकाम के साथ इस पर बातचीत करेगा और दोनों इसी तरह पाकिस्तानी वफ़द जो है वो यहाँ पर अपनी इनपुट देगा इजलास के हवाले से और दोनों हुकूमतें जो हैं अपने अपने तौर पर अपने अपने ज़ावियों से इनका जायज़ा लेंगी, जिसके बाद मरहलावार जो है नताइज की जानिब बढ़ा जाता है। जी ठीक है अनवर, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया है और ख़बरों के सिलसिले को कुछ आगे बढ़ाएँ और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से लाहौर में इकट्ठ किया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत CEC का इजलास आज होगा। इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार किया जाएगा जबकि पार्टी मंशूर की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। आम इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अहम बैठक हुई है। अयाज सादिक और खुर्शीद शाह के दरमियान मुलाकात हुई, इंतखाबात से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी क़यादत का लाहौर में इकट्ठ बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC का इजलास आज होगा। और इंतखाबात में किस किस को टिकट दिया जाए, किस सियासी जमात से सीट एडजस्टमेंट की जाए। नून लीग की मरकज़ी क़यादत की तीसरे रोज़ भी अहम बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़े रहनुमा आज फिर सर जोड़ के बैठ गए हैं। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों में टिकट्स की तकसीम के मामलात पर हतमी मुशावरत जारी है, जबकि इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और इसहाक डार भी शरीक हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि सियासी जमातों का इत्तेहाद ज़ाती मफादात पर मबनी है। जमात इस्लामी एक इनकिलाबी जमात है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी निज़ाम में इस्लाहात चाहती है, इस्लाहात लाए बगैर इत्तेहाद नहीं हो सकता। जमात इस्लामी किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। साहब 2018 हुआ जमात इस्लामी का जमात उलमा इस्लाम के साथ MMA की तश्कील हमने देखी एक मरतबा फिर से हुई। इन इंतखाबात में किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, क्या स्ट्रेटजी है? नहीं, इस इलेक्शन को तो आप देखते हैं कि ज़ाहिर गुज़श्ता 5 सालों में जो सियासत रही है मुल्क में, एक तरफ PTI का इत्तेहाद था बहुत सारे छोटे बड़े पार्टियों के साथ, दूसरे तरफ PDM का इत्तेहाद था, पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग का और JUI का। हमें भी कहा गया कि इनमें से किसी का हिस्सा बने और PDM में शामिल हो, वजारतें मिलेगी, लेकिन हम यही समझते थे कि जिस हुकूमत का या जिस इत्तेहाद का वाहिद मकसद ज़ाती मफादात हो उसमें हम कभी भी शरीक नहीं होंगे। ज़ाहिर जमात इस्लामी की इनकलाबी जमात है, रिफॉर्म्स पर यकीन रखती है, इस्लामी निज़ाम के लिए कोशां हैं, तो हमारे एजेंडे के लिए इस तरह इत्तेहादों में जाना हम मुफीद नहीं समझते हैं। हम अपनी कौम से चाहते हैं
कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क से सूदी निज़ाम का ख़ात्मा हो, अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपिया को हम वापस लाए, अगर आप चाहते हैं कि हर बच्चे को मुफ्त तालीम मिले, अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों को रोज़गार मिले, अगर आप चाहते हैं कि अदल और इंसाफ हो, अगर आप चाहते हैं कि हकीकी मानों में एक पाकिस्तान बन जाए जिसमें कानून सब के लिए यकसा हो, तालीम सब के लिए यकसा हो, सबको छत मिले, सबको रोज़गार मिले, तो इसके लिए एक वेलफेयर पाकिस्तान की ज़रूरत है। वेलफेयर पाकिस्तान सिर्फ जमात इस्लामी बना सकती है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि स्टेटस को कायम रहे, इस मुल्क पर वर्ल्ड बैंक और IMF की हुक्मरानी उसी तरह रहे, इस खत्ते में इंडिया के बालादस्ती उस तरह रहे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बरामदात ना हो और दरामदात ही रहे, तो इससे माफियाज को फ़ायदा है। और माफियाज कहाँ हैं? माफियाज इन पार्टियों में घुसे हैं, इनको अभी वो फंड देती हैं, इनके हेलीकॉप्टर वो इस्तेमाल करते हैं, इनके किचन चलाते हैं, इनके उम्मीदवारान पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब वो पार्टी हुकूमत में आती हैं तो फिर ज़ाहिर है उनके वारे नियारे होते हैं। जमात इस्लामी इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखती है। जमात इस्लामी एक क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान, एक वेलफेयर, तरक्की याफ्ता और रोशन पाकिस्तान बनाने के लिए अपने इनकलाबी मंशूर के साथ, तराजू के निशान के साथ, अपने पाक दामन के साथ, कौम के साथ निकली है। आखिरी सवाल करूँगा सराज साहब, इन इंतखाबात में जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है या होगा, क्या कहेंगे उस पर? अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन तीनों बहुत बड़े इदारे हैं और सारा निज़ाम उसके गिरद घूमता है। तीनों को हमारा मशवरा यही है कि गैर जानिबदार रहे। देखिए, अगर अदालत चाहती है कि कोई जल्सों में उस पर उंगली ना उठा ले, इलेक्शन कमीशन अगर यही चाहता है कि कोई उस पर बात ना करे, इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई चाहता है कि ना कोई ज़ुबान से बात करे, ना इशारों और किनायों से, इसलिए कि बहुत सारे लोग इशारों और किनायों से भी बात करते हैं, तो उनके लिए एक ही रास्ता है कि वो उसी हल्फ की पासदारी करे जो उन्होंने आईन के मुताबिक उठाया है कि हम गैर जानिबदार रहेंगे। और ज़ाहिर है इस वक्त अगर इन इदारों की तौक़ीर नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, लोग डिस्कस करते हैं और तमाम इदारों की फ़िक्र है कि अपनी इमेज को किस तरह बेहतर बना लें, तो एक ही रास्ता है, आसान रास्ता है, गैर जानिबदार रहे। फिर जो भी हुकूमत बनेगी आवाम की मर्ज़ी के साथ, वो इस्टेब्लिशमेंट, वो अदलिया, वो इलेक्शन कमीशन, वो इनको साथ लेकर चलेगी। लेकिन अगर आप पहले से अपना वज़न किसी ख़ास पड़े में डालते हैं तो ज़ाहिर है आप डिस्कस भी होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी हुक्मरान है ना जी, ये इसलिए नाकाम होते हैं कि पीपल्स पार्टी को लाने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, मुस्लिम लीग को लाने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, PTI को लाने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, और इसलिए फिर नहीं चलते हैं, हुकूमतें नाकाम होती हैं। फिर 2-3 साल बाद जब निकाले जाते हैं फिर कहते हैं मुझे क्यों निकाला गया, मुझे किसने धक्का दिया, मुझे क्यों यहाँ तक पहुँचाया गया। मौलाना मौदूदी ने अरसा पहले कहा था कि जो जिस तरीके से हुकूमत में आ जाए फिर उसी तरीके से उसको जाना पड़ता है। तो अगर आप आवाम के ज़रिए आए हैं, आवाम आपके साथ रहेंगे, आप तादेर कायम रहेंगे। अगर आप किसी इदारे के सपोर्ट से आए हैं तो आपका हशर यही होगा जो इन तीनों जमातों का हम देख रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि काश हमारा इलेक्शन कमीशन एक शफाफ इलेक्शन का तोहफ़ा कौम को दे दे तो कौम पर ये उसका बहुत बड़ा एहसान होगा। आगे बढ़ें। मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शोकॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया है। उन्होंने जवाब में लिखा कि खुली अदालत में आइनी दरख्वास्तें ज़ेर समात होने के बाद काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है। अदालत ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने पर मौजूद बलोच फैमिलीज़ को हटाने से रोक दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि बलोच मुजाहिरीन को हिरासा ना किया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकामात जारी किए हैं। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है। अदालत ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने पर मौजूद
बलोच फैमिलीज़ को हटाने से रोक दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि बलोच मुजाहिरीन को हिरासा ना किया जाए। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकामात जारी किए। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा हुक्म सामने आया है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन SIFC की खुसूसी कमेटी की अहम बैठक। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हैं। मुख्तलिफ वजारतों और इदारों की गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग, जबकि सऊदी अरब के साथ बाहमी सरमायाकारी के उमूर ज़ेर गौर आए। कतर के साथ अरबों डॉलर्स के बाहमी मुआहिदों पर भी बातचीत हुई। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जा रहा है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन SIFC की खुसूसी कमेटी की अहम बैठक जारी है। PTI का IMF प्रोग्राम की हिमायत से दस्तबरदार होने का इंदिया। IMF वफ्द से मुलाकात करने वाले PTI ज़राए ने वॉइस ऑफ अमरीका को बताया, IMF प्रोग्राम के ताउन की बुनियादी यकीन दहानी शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी। इलेक्शन में शफाफियत दिखाई नहीं दे रही, लिहाजा हिमायत वापस ले रहे हैं। बानी PTI ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम से IMF प्रोग्राम ख़तरे में है। याद रहे, हुकूमत ख़त्म होने के बाद PTI रहनुमाओं की मुबैना ऑडियोज़ भी सामने आई थीं। IMF के मुआहदे से पीछे हटने का मनसूबा बनाया गया था। शौकत तरीन, मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा की मुबैना ऑडियोज़ सामने आई थीं। मुआशी सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम हुआ है। मार्केट 297 पॉइंट्स के इजाफे से 64,646 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 365 कंपनीज़ के शेयर्स में कारोबार हुआ। 190 कंपनीज़ के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 158 के शेयर्स में कमी हुई। इंटर बैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता हुआ, 281 रुपये 72 पैसे का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम हुआ है। मार्केट 297 पॉइंट्स के इजाफे से 64,646 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 365 कंपनीज़ के शेयर्स में कारोबार हुआ। और अब दिन भर की अहम खबरें सुपर 20 में ₹2.87 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा 6 माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कराची के शहरियों के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.87 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा 6 माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कराची के शहरियों के लिए बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.87 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा 6 माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कराची के शहरियों के लिए बिजली महंगी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.87 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा 6 माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कराची के शहरियों के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.87 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा 6 माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात क्या हैं वो बताएंगे। जी गुलाम मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, कराची के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली के नरखों में एक बार फिर इजाफा किया है और समाई एडजस्टमेंट की बाद में इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.87 फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी तक मार्च 2023 की एडजस्टमेंट के लिए किया गया है। इजाफे से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर तकरीबन 9 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा और के इलेक्ट्रिक ने बिजली के नरखों में इजाफे का फैसला जो है वो नेपरा ने खुद फैसला करते हुए वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया है। वफाकी हुकूमत इसका नोटिफिकेशन जारी करके के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर ये जो ₹2.87 फ़ी यूनिट इजाफा है इसका तलाक कर देगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आपने तफसीलात से आगाह किया। फिर वक्त लिए इतना है।